कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और आपका बहुत अच्छा सा रिवीजन हो रहा होगा। तो उसी क्रम में इंग्लिश लिटरेचर की हम सभी क्लास नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। बताइएगा, एक इस आपको जो है लाइन दिया गया है जिसमें आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पहचानना है। तो ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ऑप्शन ले लें, यूफेमिज्म, ट्रांसफर एपिथेट या एपिग्राम या सिनेक्डोकी। बताइएगा, ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यूफेमिज्म, ट्रांसफर एपिथेट, एपिग्राम या सिनेक्डोकी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल आप भी आंसर करते रहें। यहाँ पर हम सभी को मिल रहा है बिल्कुल सही, बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, यहाँ पर आपको ट्रांसफर एपिथेट मिल रहा है। ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है? एडजेक्टिव का ट्रांसफर कर देना। एपिथेट मतलब होता है एडजेक्टिव या उपाधि देना। तो यहाँ देखिएगा, उसने बेचैन भरी रात गुजारी ना कि रात ही बेचैन थी। तो यहाँ पर आपको ये स्लीपलेस ही के लिए यूज़ हुआ, तो ट्रांसफर एपिथेट यही फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज़ होगा। यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म में आप लोग सभी जान लें कि यहाँ पर आपको आप किसी जो है हार्श वर्ड को या जो है आप किसी अनप्लीजेंट साउंड को प्लीजेंट वे में कहें, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म। जैसे अगर आपको कहना हो कि किसी की मृत्यु हो गई तो आप ही डाइड या ही हैज़ डाइड ना कहें, कह दे ही पास्ड अवे। तो यहाँ पर आपने डाइड को पास्ड अवे में बदल दिया, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म। और एपिग्राम मतलब होता है सूक्ति कथन, कम शब्दों में बड़ी बात कहना। सिनेक्डोकी मीन्स होता है कोई एक जो है कोई होल पार्ट को किसी एक के लिए यूज़ करना। जैसे आप जो है फोर व्हील कहें तो सबको पता है कि कार की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड सिनेक्डोकी। तो आपको मिल गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेटन इन सर्च ऑफ अ वाइफ, ये रचना किसकी है? 1833 में लिखी गई थी, एक कॉमेडी है। ठीक है, बताइएगा, सेटन इन सर्च ऑफ अ वाइफ 1833 अ कॉमेडी ऑफ डेविल्स प्राइवेट लाइफ इज ऑथर्ड बाई। बताइएगा ये किसकी है? पहला ऑप्शन लिख ले, जॉन किट्स, दूसरा पीबी शैली, तीसरा चार्ल्स लैम्ब और चौथा विलियम वर्ड्सवर्थ। बताएंगे। बिल्कुल सही, आप सभी करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी, दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाई चार्ल्स लैम्ब। ओके, 1775 में इनका जन्म होता है और 1834 में एसटी कॉलरिज की मृत्यु के कुछ ही महीने बाद इनकी भी मृत्यु होती है। तो चार्ल्स लैम्ब है। अब बाकी आप जानते हैं, इलिया इनका पेन नेम है और एसे ऑफ इलिया इनका फेमस है, जो पहली बार 1823 में, दूसरी बार 1833 में लास्ट एसेज ऑफ इलिया के नाम से जो है एसेज का कलेक्शन आया था। तो आपको पता चल गया, चार्ल्स लैम्ब इज़ द राइट आंसर। बाकी जॉन कीट्स और पीबी शैली को आप ध्यान रखेंगे कि जॉन कीट्स और पीबी शैली, तो कीट्स अपने हेलेनिज्म की वजह से फेमस है और पीबी शैली अपने रिवोल्यूशनरी मिजाज की वजह से फेमस है। और विलियम वर्ड्सवर्थ को आपको पता है कि 1770 में इनका जन्म होता है, 1850 में इनकी मृत्यु होती है। तो ये रोमांटिक एज के फादर ऑफ रोमांटिक एज, फादर ऑफ नेचर, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, ये सब इनको बुलाया जाता है। तो चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल मीटर्स, पेंटामीटर 5 फुट लाइन, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। बताइएगा, ये जो आयम्बिक पेंटामीटर की बात हो रही है या पेंटामीटर की बात, तो ये आपका किसने परिचय कराया था, किस शताब्दी में करवाया था? फिर देखिए, हैज़ सिंस देन, तब से बिकम द कॉमनेस्ट ऑफ द मीटर्स इन इंग्लिश पोएट्री। ये जो है पेंटामीटर आप देख पा रहे हैं, तब से ये बहुत सर्वसाधारण जो है बन गया। तो किसने इसका परिचय करवाया था फर्स्ट टाइम? बताइएगा, राइम रॉयल का, ठीक है, हीरोइक कपलेट का, बाकी चीज़ों का भी परिचय उन्होंने ही कराया था। तो आपको हिंट मिल ही गया, बिल्कुल सही, आप सभी करेक्ट हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, पेंटामीटर का परिचय भी जॉफरी चौसर ने करवाया था। ठीक है, बाकी राइम रॉयल, हीरोइक कपलेट भी इन्हीं का ही है। ठीक है, तो आपको मिल गया 14वीं शताब्दी में। बाकी मिल्टन का ब्लैंक वर्स है और सोनेट में ये इटालियन फॉर्म को यूज़ करते हैं। विलियम शेक्सपियर भी आप देखते हैं 16वीं शताब्दी में ब्लैंक वर्स को यूज़ करते हैं और ड्रामा में इनका जो है महत्व है। और 14वीं शताब्दी में जो है जॉफरी चौसर ने इसको किया था, अरिस्टोटल ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो आपको मिल गया, जॉफरी चौसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, मिल्टन
क्वाइंड द टर्म पेंडोमियम, बताइएगा पेंडोमोनियम, ये जो है टर्म को मिल्टन ने क्वाइन किया था। ये जो है पैराडाइज लॉस्ट में किस पैलेस के लिए यूज़ किया गया था? तो क्या नर्क की राजधानी बनाई गई थी, पेंडेमोनियम शब्द उसके लिए यूज़ किया था, या हेवन के लिए यूज़ किया गया था, या बिल्जिबब के लिए जो कि सेटन का सेकंड कमांड था, और या गार्डन ऑफ ईडन के लिए? बताइएगा इसको किसने यूज़ किया था? तो मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में पैलेस के जो है नाम था, तो बिल्कुल सही कि जो सेटन की जो है राजधानी थी यानी कि कैपिटल ऑफ हेल, तो पेंडेमोनियम इसका नाम रखा गया था। नर्क की राजधानी दैट इज कॉल्ड पेंडेमोनियम। इसको याद रखिएगा। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। टोटल 12 बुक्स हैं। ओके, तो इसको आपको कंफर्म है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन स्टार्टेड 2 मैगजीन्स। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 2 मैगजीन को स्टार्ट किया था, वो कौन कौन से थे? ऑप्शंस हैं द टैटलर और स्पेक्टिकर, दूसरा है रैम्बलर और इडलर, तीसरा है क्राइटेरियन या लीव्स ऑफ ग्रास, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो बताइए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जिन्होंने लाइफ्स ऑफ पोएट्स लिखा था, 52 पोएट्स की जीवनी लिखी थी, बायोग्राफी है ना, और इन्होंने ही मेटाफिजिकल वर्ड को क्वाइन किया था। और बाकी आप जानते हैं कि पहले लैक्सिकोग्राफर भी इन्हीं को माना जाता है। तो ये आपको क्या मिल जाएंगे? देखिए टैटलर और स्पेक्टिकर की बात करें तो इन दोनों से संबंधित रिचर्ड स्टील हैं और जोसेफ एडिसन हैं। रैम्बलर और इडलर बिल्कुल सही, आप ध्यान करें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। रैम्बलर और इडलर जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा यूज़ किया गया था। ठीक है, पहली बार इसको इन्होंने ही मतलब स्टार्टेड किया था 2 मैगजीन। इसका देखिए रैम्बलर के समय की बात करें अगर आप, तो रैम्बलर का टाइम है 1750 से लेकर के 1752 तक रैम्बलर चला था। और इडलर की बात करें तो ये पत्रिका आपकी 1758 से लेकर के 1760 तक चली थी। तो इसको टाइम भी याद रख ले। 1750 से 52 रैम्बलर चला था, और इडलर की बात करें तो आपका हो जाएगा 1758 से 1760 तक। बाकी टैटलर और स्पेक्टेटर का संबंध रिचार्ड स्टील और सैमुअल उनसे डॉक्टर रिचार्ड स्टील और जोसेफ एडिसन स्पेक्टेटर इन दोनों के लिए है। और क्राइटेरियन की अगर हम बात करें तो टी.एस. इलियट का है। लीव्स ऑफ द ग्रास नाम की रचना की बात करें तो वॉल्ट विटमैन का है। तो आपको सभी ऑप्शंस कंफर्म हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, द अनफिनिश्ड मैन, ये वर्क किसका है? पहला ऑप्शन मुल्क राज आनंद, दूसरा आर के नारायण, तीसरा निजी म्यूजिकल और चौथा कमला दास। बताइएगा ये वर्क किसका है? अनफिनिश्ड मैन बिल्कुल सही, आप सभी करेक्ट हैं। अनफिनिश्ड मैन ये रचना है आपकी निजी म्यूजिकल की, याद रखिएगा एग्जैक्ट नेम। और अनफिनिश्ड मैन ये आपका निजी म्यूजिकल का है। और ज्यूइश ओरिजिन इनकी मानी जाती है। बॉम्बे में इनका पालन पोषण और जन्म सब हुआ था। और इनके जो है लाइफ स्पैन की बात करें तो पूरा जो है निजी म्यूजिकल का 1924 से लेकर के 2004, ठीक है, 1924 से जो है 2004 तक इनका पूरा ड्यूरेशन है। और कमला दास की बात करें, दूसरा ऑप्शन आपको कमला दास भी मिल गया एक। इनके अगर पूरे जीवन काल की बात करें तो 1934 ईस्वी से लेकर के 2009 तक इनका पूरा है लाइफ टाइम। और आर के नारायण मुल्क राज आनंद को भी ध्यान कर लें तो 1905 से लेकर के 2004 ये मुल्क राज आनंद का हो जाएगा। और आर के नारायण की अगर आप सभी बात करें तो 1906 से 2001। सब लोग कंटेम्पोरेरी हैं तो इसको याद रखिएगा। इन सभी का ड्यूरेशन पूछ सकता है, मृत्यु और जन्म। ठीक है, तो आर के नारायण का पूरा नाम भी जान ले फ्रेंड्स, राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी इनका पूरा नाम था। तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज यूज्ड बाई इन हिज बुक। बताइएगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक होती है वो जो है किसने यूज़ किया पहली बार और अपनी किस किताब में यूज़ किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। पहला ऑप्शन है डी.एच. लॉरेंस व्हाइट पिकॉक में, दूसरा है विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में, या टी.एस. इलियट ने कॉकटेल पार्टी में, या जॉन रस्किन ने टू पाथ्स 1869 में। फटाफट बताएं।
याद रखेंगे फ्रेंड्स, आप सभी करेक्ट जा रहे हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही। विलियम जेम्स ने द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 लिखा था। उस किताब में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस को यूज़ किया था पहली बार। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, विचारधारा, वर्जीनिया वुल्फ वगैरह इसके लिए जानी जाती हैं। तो चलिएगा हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। वॉट विटमैन किस एज से बिलोंग करते हैं? लास्ट टाइम आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, है ना। मैंने जो है 20वीं शताब्दी बोल दिया था, बट आप इसको याद रख लें, बाद में मैंने कंफर्म भी किया था, बट आप अगर ना ध्यान दिए हो तो याद रखें, ये 20वीं शताब्दी जो आप यहाँ पर है, ये लास्ट टाइम जो है यस हो गया था, बट ये नो रहेगा। 19वीं शताब्दी आंसर करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली एग्जाम में, इसलिए मैं इसको 2 बार कंफर्म कर रही हूँ। तो 1819 से लेकर के 1892 तक इसका पूरा है। ये रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका माने जाते हैं। ठीक है, ये सब इनके लिए फेमस है, और ये अब्राहम लिंकन से रिलेटेड इन्होंने लिखा है ना। ओ कैप्टन माई कैप्टन जो एलिजी है, सभी बच्चे पढ़ रखे हैं। ठीक है, और फ्री वर्ड्स की वजह से जाने जाते हैं। तो 19वीं शताब्दी से, यानी 1819 से लेकर के 1892। ठीक है, तो अब नहीं भूलिएगा। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। हु इज क्वाइंड चार्ल्स डिकेंस? हु इज कॉल्ड चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया? भारत के चार्ल्स डिकेंस किसको कहा जाता है? आर के नारायण को, मुल्कराज आनंद को, आर्यन टैगोर को, या निजी म्यूजिकल को? बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप सभी करेक्ट जा रहे हैं, मुल्क राज आनंद इसके करेक्ट आंसर हैं। भारत का चार्ल्स डिकेंस कहा जाता है मुल्क राज आनंद को। आपने इनका लाइफ स्पैन देख लिया, 1905 से 2004 तक। ठीक है, अनटचेबल वगैरह आपने देखा, अनटचेबल है, कुली है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, मुल्क राज आनंद की 1905 से लेकर के 2004 तक। ओके, तो आपको ये पता चल गया मुल्क राजानंद का। और देखते हैं प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस और अनटचेबल, कुली। ओके, ये सब इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो आप देख पाते हैं कि ये जो है उस समाज के क्या चल रहा था उस टाइम, उसको व्यक्त करते हैं, जैसे चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन सोसाइटी में करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 10। हु रोट द प्रीफेस टू आनंद अनटचेबल? मुल्क राज आनंद के अनटचेबल का, जो कि 1935 में आप देख पाते हैं आया था। तो ये इनकी पहली जो है, इनका मुल्क राज आनंद का पहला नावल माना जाता है। ये बताइएगा कि कब ये, इसका जो है इंट्रोडक्शन या प्रीफेस किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि डब्ल्यू बीट्स ने, कि ई एम फॉस्टर ने, कि डब्ल्यू एच ऑर्डन ने? आपको याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही, सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं, ई एम फास्टर। ठीक है, ई एम फास्टर ने इसका प्रीफेस लिखा था। ओके, और डब्ल्यू बी ईट्स की बात करें तो गीतांजलि का प्रीफेस ये लिखे थे। तो ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे सिमिलर, बट आपको याद रखना पड़ेगा, ई एम फास्टर ने मुल्क राज आनंद के अनटचेबल का, और डब्ल्यू बी ईट्स ने गीतांजलि का। ओके, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। वॉट कंट्री इज वेरियसली कॉल्ड द एज ऑफ इनलाइटमेंट? वॉट सेंचुरी इज वेरियसली कॉल्ड द एज ऑफ इनलाइटमेंट, या एज ऑफ सेंसिबिलिटी, द ऑगस्टन एज, या एज ऑफ प्रोज एंड रीजन? कौन सी सेंचुरी को कहते हैं? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, या 19वीं शताब्दी? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप इसको जरा भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एज ऑफ प्रोज एंड रीजन 18वीं शताब्दी को मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। अगर आपको यही क्वेश्चन याद है तो आपका पूरा करेक्ट हो जाएगा, कि इसको एज ऑफ इनलाइटमेंट, इसके बाद जो है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ऑगस्टन एज, और एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। ऑगस्टन एज तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है, बट आपको याद रखना पड़ेगा एज ऑफ प्रोज एंड रीजन तो डॉक्टर जो है मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है 18वीं शताब्दी को। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। कॉफ़ी हाउस कल्चर कब फ्लरिश हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई जगह आया भी हुआ है। 19th सेंचुरी, रेनेसांस, कॉमनवेल्थ पीरियड, या अर्ली 18th सेंचुरी? बताइएगा, आप सभी आंसर करते जाएं। बिल्कुल सही, आप सभी करेक्ट हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का द एज द अर्ली 18th सेंचुरी
जो है कॉफ़ी हाउस कल्चर माना जाता है, फ्लरिश हुआ था। ओके, 19वीं शताब्दी रेनेसेंस और कॉमनवेल्थ पीरियड नहीं होगा उत्तर। लिटिल नेल और उसके ग्रैंडफादर, ये लिटिल नेल कैरेक्टर किस में आता है? चार्ल्स डिकेंस के ब्लीक हाउस में, कि ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में, या आप कहेंगे पिकविक पेपर्स में, या ग्रेट एक्सपेक्टेशन में? तो पिकविक पेपर पहला, ग्रेट एक्सपेक्टेशन उनका अंतिम माना जाता है नॉवेल। बताइए ब्लीक हाउस क्या करेक्ट है या ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप? तो इसको याद रख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग करेक्ट हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। 1841 में ये जो है ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, इसका जो है टाइम था कि तब ये मतलब पब्लिश हुआ था। अब ब्लीक हाउस 1852-53 में, ठीक है, 1852 और 1853 में। पिकविक पेपर की हम सभी बात करें तो 1836-37 है इसका, और ये जो है चार्ल्स डिकेंस का पहला है, और ग्रेट एक्सपेक्टेशन अंतिम है, तो 1860 से लेकर के 61। वैसे 61 ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऑप्शन, तो इसको याद रख लेंगे। 1870 में उनकी मृत्यु ही हो गई थी। क्वेश्चन नंबर जो है 13 देखें, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा? ऑप्शन ले लें, जॉर्ज पील, थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो, या विलियम शेक्सपियर। बहुत से बच्चे विलियम शेक्सपियर को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, बट विलियम शेक्सपियर की पॉपुलैरिटी है, लेकिन इस जो है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा माना जाता है क्रिस्टोफर मार्लो को, इसको ध्यान रखें। और इसका इनका टाइम की बात करें तो 1564 से लेकर के 1593 तक इनका पूरा लाइफ स्पैन है। ओके, विलियम शेक्सपियर का भी 1564 में जन्म हुआ था, 1616 में इनकी मृत्यु होती है। और थॉमस किड की बात करें तो 1558 से लेकर 1594 इनका पूरा जो है लाइफ टाइम है। एक्चुअली विलियम शेक्सपियर को छोड़ करके बाकी सभी यूनिवर्सिटी विट्स थे, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जो है जॉर्ज पील का 1558 से 1597 तक। मार्लो को स्टैब कर दिया गया था, जिससे इनकी कम एज में मृत्यु हो गई थी। ब्लैंक वर्स को मार्लोज माइटी लाइन बेन जॉनसन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, ओलिवर ट्विस्ट सीरियलाइज हुआ था किसमें? ओलिवर ट्विस्ट क्या है? तो चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल है, चार्ल्स डिकेंस का। तो ब्लैकवुड मैगजीन में, या क्वार्टरली रिव्यू में, कि ब्लेंटली में, या लंदन मैगजीन में? बताइएगा। देखिएगा, याद रखना पड़ेगा, ब्लैकवुड मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू का संबंध जॉन कीट्स से है, और आपको ब्लेंटली, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप सभी करेक्ट हैं। लंदन मैगजीन का संबंध लैम्ब से ज़्यादा माना जाता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, हु सेड टेनिसन्स जीनियस वॉज लिरिकल? किसने कहा है कि टेनिसन का जो जीनियस था वो लिरिकल था? बताइएगा, टेनिसन का जो लिरिक है, इस पॉइंट को लिरिकल किसने कहा है? बताइएगा, टी.एस. इलियट ने, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने, कि डब्ल्यू. बीट्स ने, या मैथ्यू अर्नोल्ड ने? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बट आपको याद रखना पड़ेगा। जो है ये आपका 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण एक कवि हैं, जो कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, जिन्होंने इन मेमोरियम ऑफ डब्ल्यू. बीट्स भी लिखा है, कह लीजिए। तो ये डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने ही कहा है कि टी.एस. इलियट का जीनियस पॉइंट लिरिकल था, या लिरिकल पॉइंट जीनियस था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर बी, 15 का बी। 16 देखिएगा, वर्ड्सवर्थ इन हिज राइटिंग्स वॉज डीपली इन्फ्लुएंस? बताइएगा, वर्ड्सवर्थ अपने राइटिंग में किससे ज़्यादा प्रभावित है? एस टी कॉलरिज से, कि विलियम गॉडविन से, ठीक है, गॉडविन से, या जीन जैकस रूसो से, इमैनुअल कांट से? विलियम गॉडविन, वही पी.बी. शैली के ससुर जी, मारी के हस्बैंड, मैरी के। तो और एस टी कॉलरिज तो आप जानते हैं, लिरिकल बैलेट में इन्होंने 19 किताबें वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, 4 किताबें एस टी कॉलरिज ने लिखी है। टोटल 23 बुक्स है। राइम ऑफ एंसेंट मारिनर की वजह से एस टी कॉलरिज को ज़्यादा जाना जाता है। बायोग्राफिया लिटरेरिया भी इन्हीं की रचना है। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको धीरे धीरे जानने को मिलते हैं, और आपको पता भी है। तो ये याद रखिएगा, प्रकृतिवादी विचारधारा के थे, जो कि रूसो से प्रभावित थे। इमैनुअल कांट भी प्रकृतिवादी थे। और जो है विलियम गॉडविन का भी दर्शन इनको बहुत पसंद था, और एस टी कॉलरिज का साथ तो इनका था ही। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इपिक पोएट्री? इपिक पोएट्री का फीचर क्या क्या नहीं होता? यूनिटी ऑफ प्लॉट होता है, नोबल हीरो होता है, एम्बिक पेंटीमीटर होता है, या नरेटेड होता है? क्या होता है, क्या नहीं होता है, आपको बताना पड़ेगा। बताइएगा, याद रखेंगे, प्लॉट की यूनिटी रहेगी, आपको नॉट चूज करना है। नोबल हीरो भी होगा एपिक में, भाई रामायण में श्री राम है, महाभारत में श्री कृष्ण है, उसी प्रकार से पैराडाइज लॉस्ट में एडम है। कई सारे लोग सेटन को भी मानते हैं, ठीक है।
और देखिए एम्बिक पेंटामीटर की बात करें तो एम्बिक पेंटामीटर ही आपका जो है यही आंसर करेक्ट होगा, और नरेटेड तो होता ही है इपिक। तो यहाँ नहीं को चूज करना है तो सी ऑप्शन, एम्बिक पेंटामीटर में इपिक लिखा रहे इसकी बाध्यता नहीं है। आगे बढ़ जाइएगा। द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, ये जो है लगभग 1666 में लिखा गया था। किसके द्वारा ये भी बता दें, जॉन ड्राइडन के द्वारा। याद रखिएगा उस समय इंग्लैंड में प्लेग भी फैला था 65 में और 66 में, और आग भी लग गई थी इंग्लैंड में। तो ये पहली बार कब जो है पब्लिश हुआ, तो याद रखिएगा 1600 जो है 68 ईस्वी में जॉन ड्राइडन को पहली बार पोएट लॉरिएट भी बनाया गया था, और ये इसी समय ये क्या पब्लिश भी हुआ था। तो याद रखिएगा ये 1668 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, पैराडाइज द लॉस्ट चाइल्ड, ये किसका है, तो आर के नारायण का है, राशीपुरम कृष्णा स्वामी है ना, नारायण स्वामी। और नॉवेल है कि ऐसे है कि शॉर्ट स्टोरी है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए। लॉस्ट चाइल्ड आपकी एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, और नारायण अपने शॉर्ट स्टोरी की वजह से जाने जाते थे, है ना। तो आपने देखता है आई वॉन्ट टू माई फादर आई वॉन्ट टू माई मदर, और बच्चा मेले में खो जाता है। ओके, तो ये मिल जाएगा शॉर्ट स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। विच इज़ द डिबट, यानी कि फर्स्ट नॉवेल रिटन इन 1935 ऑफ मुल्क राज आनंद, 1935 में मुल्क राज आनंद का पहला नावल 1935 में लिखा गया था, वो कौन सा था। कुली था, तो कुली का टाइम आप याद रख लें, ये आता है एग्जाम में। 1936 में कुली लिखा गया था। और लीव्स ऑफ द बर्ड की बात करें तो 1937 में लिखा गया था। और प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस की बात करें तो 1953 में लिखा गया था, जिसमें गंगा नाम की एक दासी है ना। और आपका जो है अनटचेबल 1935 में लिखा गया था। तो बिल्कुल करेक्ट आप सभी लोग हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लें। कंटरबेरी टेल्स में कितने जो है कहानियां हैं टोटल, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कैंटरबरी टेल्स में जो है टोटल कितनी है, 24 फिनिश्ड टेल है। नहीं, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही, बी वाले करेक्ट जा रहे हैं कि 21 कहानियाँ कंप्लीट कर पाए थे, 3 कहानियाँ अनफिनिश्ड रह गई थी, तो यही करेक्ट है। और टोटल पिलग्रिम्स की बात करें तो 29 पिलग्रिम रहते हैं, एक होस्ट हो जो है हैरी बली रहते हैं, और एक कवि खुद रहता है, तो टोटल जो है 31 लोग रहते हैं। याद रखिएगा, इसको भी एग्जाम में आता है। तो ये अनफिनिश्ड 21 फिनिश्ड 3 अनफिनिश्ड, ये करेक्ट है। ओके, जूनियर एडेड में एक या दो क्वेश्चन आया था कैंटरबरी टेल्स से रिलेटेड। कैंटरबरी टेल्स व्हाट वाज द नेम ऑफ द होस्ट, अभी हमने आपको बता दिया, बिल्कुल सही। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो हैरी बेली यही होस्ट रहते हैं, और ये था कि जो कहानियाँ अच्छी सुनाएगा उसको रात का बढ़िया सपर वाला भोजन बढ़िया वाला मिलेगा, ठीक है, यही प्राइस था। और ये थॉमस बेकेट के जो है कब्र पे सभी लोग जा रहे हैं जो कैंटरबेरी में है। ओके, तो आते जाते कहानियाँ सुनाना है, और हर व्यक्ति जो है ये एलिगरी भी मानी जाती है, तो ये आपका सी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लें। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज, मैं कम सरप्राइज नहीं हूँ, इसका मतलब ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आपने कंटिन्यूसली क्लासेज को देखते होंगे तो आपको पता चल गया है, बी आंसर बिल्कुल सही करेक्ट है, ये लाइटोटीज है, ठीक है, इसको लिटिटस भी कह ले सकते हैं। नकारात्मक में से मैं कम सरप्राइज नहीं, इसका मतलब मैं शॉक्ड हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, पूरी तरह से शॉक्ड हूँ। तो ये कम में ज़्यादा, तो यह आपका निगेटिव में पॉजिटिव। और ये पन दो एक शब्दों के कई अर्थ, मेटानमी और मेटाफर आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लें। नेम द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग लाइन, ही हैज़ फॉलन अस्लीप। बताइए ही हैज़ फॉलन अस्लीप का क्या मतलब है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। पन है कि सिनेक्डॉकी है कि यूफेमिज्म है कि एरोनी है, बताइएगा कौन सा है। ही हैज़ फॉलन अस्लीप, बताइएगा क्या करेक्ट किया जाए। देखिए ही हैज़ फॉलन अस्लीप, आप अभी हमने बताया ना कि डेड ना कहो पास्ट अवे कह दो, तो उसी प्रकार से वो जो है ही इज़ डेड, इस बात को आप ना कह के सीधे आप कह रहे हैं ही हैज़ फॉलन अस्लीप, यानी हमेशा हमेशा के लिए वो नींद में चला गया, दैट इज कॉल्ड डी सी ऑप्शन यूफेमिज्म। एरोनी मतलब व्यंगात्मक, सिनेक्डॉकी आपने जानते हैं, पन मतलब एक शब्दों के कई अर्थ, दैट इज कॉल्ड श्लेष अलंकार इन हिंदी। क्वेश्चन नंबर 25 देख लें। नेम द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग लाइन। इफ लाइफ इज वर्थ लिविंग, यदि जीवन जीने योग्य है, इज लाइफ इज वर्थ
लिविंग इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर, तो लीवर पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है बताइए, पन है, ट्रांसफर इफेक्ट है, लिटोटेस है या मेटोनमी है, बताइए। सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट है, ये पन है। यहाँ लीवर का दो अर्थ है, एक लीवर है जो कि जो है पार्ट्स ऑफ बॉडी है, यानी कि आप कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ आर्गन, यकृत जिसको कहते हैं, तथा लीवर दूसरा अर्थ जीवन जीने वाला, उस पर्सन की बात कहा जा रहा है कि वो पॉजिटिव में जी रहा है ज़िंदगी की निगेटिव में। तो यहाँ लीवर के दो अर्थ हैं। यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक है तो वो उसकी ज़िंदगी नहीं अच्छी होगी, मतलब वो निराशा भरा है या कह सकते हैं पेसिमिस्टिक पर्सन है। और लीवर मतलब शरीर का ऑर्गन, लीवर अगर यकृत खराब हो गया तब भी ज़िंदगी नहीं सही चलेगी। तो ये लीवर के यहाँ दो अर्थ, दैट इज़ कॉल्ड पन। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको ये 25 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आपने कितना स्कोर किया, क्या कुछ नया आपको सीखने को मिला, है ना, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना। आपके सारे कमेंट का अध्ययन किया जाएगा और आप अपने स्कोर को पहले बताएं, है ना, ताकि मुझे पता चल पाए कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अलॉट, पढ़ते रहिए, बहुत सारे एग्जाम्स लाइन में लगे हुए हैं, है ना। एक सीट अपनी है ना, बाकी सारी जो है किसी और की, तो एक सीट के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।